नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीडी न्यूज़ के इस नए शो डिकोड में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सबसे माफ़ी चाहेंगे कि आज हम आधा घंटा देर से आ रहे हैं। आज 9 बजे की बजाय हमारा शो इस समय शुरू हो रहा है, लेकिन कल से ये देरी नहीं होगी। कल से आप सबसे हमारी मुलाकात ठीक रात 9 बजे ही होगी। तो सबसे पहले आज हम आपको ब्राज़ील में प्रधानमंत्री मोदी का ऐतिहासिक स्वागत दिखाएंगे। पिछले 57 वर्षों में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की ब्राज़ील की ये पहली राजकीय यात्रा है। भारत के ज़्यादातर लोग ब्राज़ील को उसकी फुटबॉल टीम और उसकी कॉफ़ी की वजह से शायद जानते हैं, लेकिन आज हम आपको भारत और ब्राज़ील के 500 वर्ष पुराने रिश्तों के बारे में ऐसी जानकारियां देंगे जिन्हें जानकर आप भी चौंक जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। इसके बाद आपको बताएंगे कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कहा जाता है, लेकिन नोबेल शांति पुरस्कार पाने की अपनी इच्छा के सामने वो भी बेबस हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इजराइल और पाकिस्तान जैसे कट्टर दुश्मन भी ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार दिलवाने के लिए एक साथ आ गए हैं। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि आखिर इस नोबेल पुरस्कार में ऐसा क्या है कि दुनिया के बड़े से बड़े नेता हों, वैज्ञानिक हों, लेखक हों, सभी नोबेल पुरस्कार का सपना देखते हैं। एक और खास बात यह है कि अहिंसा और शांति के सबसे बड़े पुजारी महात्मा गांधी को कभी नोबेल शांति पुरस्कार नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया, आज इस पर भी आपसे बात करेंगे। और आखिर में आपको बच्चों की नई बीमारी के बारे में बताएंगे और इस बीमारी का नाम है मोबाइल फोन। क्या आपने नोट किया है कि पिछले 15 वर्षों में जब से आम लोगों के हाथ में स्मार्टफोन आया है, तब से हमारे बच्चों के व्यवहार में एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। अब मोबाइल फोन बच्चों का सबसे प्रिय खिलौना बन चुका है, जिसे उनके हाथ से छीनते ही बच्चे अपने परिवार के ही सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ब्राजील की राजकीय यात्रा पर हैं और थोड़ी देर पहले ब्राजीलिया के राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बहुत ही भव्य और ऐतिहासिक स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और 114 घुड़सवार दलों ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। पिछले 57 वर्षों में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की ब्राजील की ये पहली स्टेट विजिट है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति के बीच इस समय कई मुद्दों पर द्विपक्षीय बातचीत चल रही है। उस बातचीत में क्या हो रहा है, जैसे ही ये बातचीत समाप्त होगी हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी का आज कैसा ऐतिहासिक स्वागत वहां पर किया गया। अब हम भारत और ब्राजील के सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को आपके लिए डिकोड करेंगे। दुनिया के मानचित्र पर ब्राजील दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में मौजूद है और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को लैटिन अमेरिका भी कहते हैं। भारत और ब्राजील के बीच 14,000 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी है और ब्राजील की जनसंख्या के बारे में मैं आपको बताऊं उससे पहले आप नक्शे में देख लीजिए कि ब्राजील और भारत कहां पर हैं। और ब्राजील की जनसंख्या करीब 22 करोड़ है और जनसंख्या के लिहाज से ब्राजील हमारे देश में उत्तर प्रदेश से भी एक छोटा देश है। हमारे यहाँ से बहुत दूर है, 14,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर है।
और नक्शे पर अगर आप देखेंगे, दुनिया के नक्शे पर, तो ये दोनों देश ऐसे नजर आएंगे। आबादी है 22 करोड़ के आसपास, लेकिन क्षेत्रफल के लिहाज से ब्राजील भारत से भी बड़ा है और दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है। भारत और ब्राजील के बीच वर्ष 1948 से ही डिप्लोमेटिक संबंध है और दक्षिण अमेरिका का सबसे पहला देश ब्राजील था जिसने भारत के साथ अपने राजनीतिक संबंध बनाए थे। तो हमारा बहुत पुराना दोस्त है और भारत और ब्राजील के बीच ये जो संबंध हैं ये 500 वर्षों से भी ज़्यादा पुराने हैं। ब्राजील की खोज में भारत की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। वर्ष 1498 में वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी, जैसा आप जानते हैं। इसके 2 साल बाद वर्ष 1500 में एक पुर्तगाली नाविक पेड्रो अल्वारेस भारत की यात्रा पर निकले, लेकिन गलती से ब्राजील पहुंच गए और इसके बाद पुर्तगाल से गोवा आने के लिए और गोवा से पुर्तगाल जाने के दौरान नाविक ब्राजील में रुका करते थे। पुर्तगालियों की यात्रा की वजह से भारतीय मसाले और यहाँ के पशु ब्राजील पहुंचे और आज ब्राजील में ज्यादातर गाय और भैंस और मवेशी भारतीय मूल के ही हैं। और वर्ष 2024 में ब्राजील में भारतीय मूल की एक गाय जिसका नाम था वियाटिना 19, ये 40 करोड़ रुपए में बिकी थी और इस गाय ने वर्ष 2024 में सबसे महंगी गाय का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। ब्राजील पूरी दुनिया में अपने फुटबॉल के लिए प्रसिद्ध है। ब्राजील में मशहूर खिलाड़ी जैसे पेले, रोनाल्डो, रोनाल्डिनो जैसे महान फुटबॉल खिलाड़ी हुए हैं और फुटबॉल के सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप भी ब्राजील ने जीते हैं। पूरी दुनिया में ब्राजील चीनी के उत्पादन में नंबर 1 पर है, जबकि भारत दूसरे नंबर पर है। आज पूरी दुनिया में कॉफ़ी का भी सबसे ज़्यादा उत्पादन ब्राज़ील में होता है और ब्राज़ील का रियो कार्निवल दुनिया का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध कार्निवल माना जाता है, जो अपने म्यूज़िक और डांस के लिए मशहूर है। गोवा और ब्राज़ील दोनों ही जगहों पर पुर्तगालियों का शासन रहा है, इसलिए गोवा और ब्राज़ील के कार्निवल में पुर्तगाल की संस्कृति का असर आपको देखने को मिलता है। अब व्यापार की बात करते हैं। ये तो हमने आपको सांस्कृतिक बातें बताई हैं। वित्त वर्ष 2024 और 25 में भारत और ब्राजील के बीच 1,03,700 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ था और इस दौरान भारत ने ब्राजील को 57,545 करोड़ रुपए का सामान बेचा और 46,155 करोड़ रुपए का सामान हमने ब्राजील से खरीदा। भारत डीजल, एग्रीकल्चर, केमिकल, दवाइयाँ, इंजीनियरिंग का सामान, एल्युमिनियम जैसे सामान ब्राजील को बेचता है, जबकि ब्राजील भारत से कच्चा तेल, सोया ऑयल, सोना, कपास और चीनी जैसे सामान जो हैं इसका कारोबार यहाँ होता है। ब्राजील को भारत ज़्यादा सामान बेचता है और कम सामान उससे खरीदता है, इसलिए भारत और ब्राजील के कारोबार में भारत को ज़्यादा फायदा है, ये भारत की तरफ झुका हुआ है। और वर्ष 2021 में भारत ने ब्राजील के एक उपग्रह को भी लॉन्च किया था। ब्राजील में लगभग 5,000 भारतीय रहते हैं और ब्राजील के लोग भारतीय संस्कृति और खान पान को बहुत पसंद करते हैं, इसलिए वो हिंदी भाषा को बोलना और लिखना भी सीख रहे हैं। ब्राजील में रहने वाले कई लोग भारत घूमने के लिए आते रहते हैं, आना चाहते हैं और कई लोग तो ऐसे भी हैं जो हिंदी भी बहुत अच्छे से बोल लेते हैं। पापा की पैसी गोल गोल, दादाजी फर्स्ट नमस्ते, मेरा नाम ब्रूनो है, मैं ब्राज़ील से हूँ। मैं 2 बार भारत गया, मैं दिल्ली, जयपुर, आगरा और वाराणसी गया। मुझे भारतीय खाना बहुत पसंद है। मिठाई, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, गाजर का हलवा। I can say that भारत मेरे दिल में है। तो ब्राज़ील के रहने वाले ब्रूनो हिंदी सीख रहे हैं। उन्हें भारत से बड़ा लगाव है, भारत में बने हुए खाने से बड़ा लगाव है और ब्राज़ील में रहते हुए वो हिंदी भाषा बोल रहे हैं, जैसे अभी आपने देखा। ब्राज़ील में ब्रूनो जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्हें हिंदी बोलने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आप देखिए दिल्ली से 14,000 किलोमीटर दूर ब्राज़ील में लोग हिंदी बोल रहे हैं। भारत से हज़ारों किलोमीटर दूर ब्राज़ील में हिंदी बोलने को लेकर वहाँ के लोग उत्साहित हैं, लेकिन हमारे देश में आर्थिक राजधानी मुंबई में हिंदी को लेकर, इसी भाषा को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आप ब्राज़ील में हिंदी बोल सकते हैं, लेकिन मुंबई में नहीं बोल सकते।
आज मुंबई में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने मिलकर अपना पहला राजनीतिक जॉइंट वेंचर लॉन्च कर दिया है। दोनों भाइयों के इस जॉइंट वेंचर का नाम है मराठी भाषा को लेकर सड़कों पर शक्ति प्रदर्शन। 20 साल के बाद उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का यह पहला राजनीतिक जॉइंट वेंचर आप कह सकते हैं। तो एक कैमरा लाइट एक्शन वाली राजनीति है। इस तरह का विरोध प्रदर्शन किया जाता है, लोगों की पिटाई की जाती है, उसका वीडियो बनाया जाता है। सारा काम ऐसा लगता है कि कैमरे के लिए हो रहा है, वीडियो के लिए हो रहा है, सोशल मीडिया के लिए हो रहा है। सोशल मीडिया के जरिए इन वीडियोस को बनाकर ये हेडलाइन में आना चाहते हैं और बताना चाहते हैं लोगों को कि ये दोनों भाई आज भी मुंबई की राजनीति में जिंदा हैं, आज भी ये प्रासंगिक हैं। सारी लड़ाई अस्तित्व की है। आज दोनों भाई मिलकर मराठी अस्मिता और हिंदी की लड़ाई को सड़कों पर लाने में कामयाब होने की कोशिश कर रहे हैं। मुंबई में आज उद्धव ठाकरे की शिवसेना और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और महाराष्ट्र एकीकरण समिति के कार्यकर्ताओं ने मिलकर यहां के मीरा रोड इलाके में एक विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान इनके सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने इस पूरे रोड को जैम कर दिया और हमने आपको दिखाया था कि पिछले हफ्ते इसी मीरा रोड पर एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने एक दुकानदार की सिर्फ इसलिए पिटाई की थी क्योंकि वो मराठी नहीं बोल रहा था। इसके बाद एक बार फिर मुंबई में हिंदी भाषा को लेकर विवाद शुरू हुआ और एमएनएस के कार्यकर्ताओं द्वारा जो है ये जो पिटाई हुई इस व्यापारी की, इस दुकानदार की, इस पिटाई का विरोध करने के लिए यहां के स्थानीय व्यापारियों ने एक बंद बुलाया था। आज उद्धव ठाकरे की शिवसेना और एमएनएस इसी बंद के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। राज्य सरकार का कहना है कि इस इलाके में विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं ली गई थी और यहां यह विरोध प्रदर्शन अवैध है। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान यहां पर कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया मुंबई पुलिस ने। और महाराष्ट्र की विपक्षी पार्टियां अब यह कह रही हैं कि देवेंद्र फडणवीस की सरकार मराठियों के साथ पक्षपात कर रही है। उनका आरोप है कि अगर यहां पर गैर मराठी व्यापारियों को प्रदर्शन करने की अनुमति दी जा सकती है तो फिर इन लोगों को विरोध प्रदर्शन करने से क्यों रोका जा रहा है। तो आइए पहले आपको यह सुनाते हैं कि इस पूरे विवाद पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा। महाराष्ट्र में किसी भी मोर्चे को इजाज़त है, ये लोकतांत्रिक राज्य है। कोई भी मोर्चा निकालना चाहे तो परमिशन लेकर निकाल सकता है, लेकिन जब कोई परमिशन लेता है तो उसका रूट किस प्रकार से होना चाहिए। अगर रूट में कई ट्रैफिक के प्रॉब्लम्स है, अगर रूट में कोई ऐसी जगह है कि जहाँ पर स्टैम्पिड जैसी अवस्था हो सकती है, कुछ ऐसी चीज़ें होगी तो पुलिस रूट चेंज करने को कहती है। तो मैंने जब पुलिस कमिश्नर से पूछा तो पुलिस कमिश्नर ने मुझे कहा कि हमने उनको रूट चेंज करने के लिए कहा था, लेकिन वो एडamant थे कि हमको यही रूट लेना है, इसलिए पुलिस ने उसको नकारा है। मुंबई में मीरा रोड का ये जो इलाका है ये वहां के सबसे व्यस्त इलाकों में से एक है और इस विरोध प्रदर्शन की वजह से ये पूरा इलाका करीब 5 घंटे तक जैम रहा। आप कल्पना कर सकते हैं कि इसकी वजह से मुंबई में काम करने वाले शायद हजारों लाखों लोगों को आज कितनी परेशानी हुई होगी। अभी जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये ठाणे की तस्वीर है, महाराष्ट्र की। यहां पर भी इसी प्रकार का एक विरोध प्रदर्शन हो रहा है और आप सोचिए आज मुंबई में, ठाणे में और आसपास के इलाकों में न जाने कितने लोग ऐसे होंगे जो शायद अपने काम पर समय से नहीं पहुंच पाए होंगे और इसकी वजह से न जाने कितने लोगों को आज अपने काम का नुकसान हुआ होगा, कितने लोगों की अपनी मीटिंग्स हुई होंगी जो रद्द हो गई होंगी और कितने ही लोग ऐसे होंगे जो आज अपने दफ्तर में या अपने काम पर नहीं पहुंच पाए होंगे। भले ही आज मुंबई में इस विरोध प्रदर्शन की वजह से हजारों लाखों लोग परेशान हुए, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर आज राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे बेहद खुश हो रहे होंगे और इसे अपनी कामयाबी मान रहे होंगे। दोनों भाइयों को ऐसा लग रहा होगा कि उनका पहला जॉइंट वेंचर राजनीति के बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रहा है, शानदार शुरुआत हुई है। हो सकता है कि अपने कार्यकर्ताओं के शक्ति प्रदर्शन को देखकर
उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे शायद आज तालियां बजा रहे हों, लेकिन ये तस्वीरें कई सवाल भी खड़े करती हैं। मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। पिछले कुछ दिनों से यहाँ चर्चा सिर्फ मराठी और हिंदी के बीच चल रही लड़ाई की हो रही है। सवाल यह है कि आखिर भाषा के नाम पर मुंबई को कब तक आप इसी तरह निशाना बनाते रहेंगे और बंधक बना लेंगे? आखिर मुंबई कब तक इस तरह के विरोध प्रदर्शनों की कीमत चुकाती रहेगी? मुंबई की जीडीपी 12 लाख करोड़ रुपए की है, जो भारत की अर्थव्यवस्था का लगभग 4% है। भारत का 70% समुद्री व्यापार मुंबई के रास्ते से होता है और हमारे देश में होने वाली कुल कैपिटल ट्रांजैक्शन में मुंबई की हिस्सेदारी 70% है। आज अरबपतियों की संख्या के मामले में मुंबई दुनिया के 6ठे नंबर पर है। दुनिया में मुंबई में 67 अरबपति रहते हैं और इनमें से बहुत सारे अरबपति ऐसे जरूर होंगे जो गैर मराठी हैं, जो शायद मराठी भाषा भी नहीं बोल पाते। मुंबई को देश का सबसे अमीर शहर बनाने में गैर मराठियों का भी उतना ही योगदान है जितना मराठियों का है। वर्ष 2024 में मुंबई की जीडीपी 12 लाख करोड़ रुपए थी, जबकि इसी साल पाकिस्तान की जीडीपी 31 लाख करोड़ रुपए की थी। यानी अकेले मुंबई की जीडीपी पूरे पाकिस्तान की जीडीपी का करीब 40% है। आर्थिक ताकत के मामले में भी मुंबई इसलिए आगे है क्योंकि नोटों की कोई भाषा नहीं होती, पैसे की कोई भाषा नहीं होती। अर्थव्यवस्था को सिर्फ एक ही भाषा समझ में आती है और वो है आंकड़ों की भाषा। उदाहरण के लिए भारत में हर साल जितना डायरेक्ट टैक्स जमा होता है उसमें अकेले मुंबई की हिस्सेदारी 1/3 है। 2023 में लगभग 5 लाख करोड़ रुपए का डायरेक्ट टैक्स अकेले मुंबई से मिला था। भारत विदेशों के साथ जितना व्यापार करता है उसमें भी मुंबई की हिस्सेदारी 40% के आसपास है। और आज इसी मुंबई में भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोग काम करते हैं। भारत के दोनों स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इसी शहर मुंबई में है, जिसमें हजारों की संख्या में गैर मराठी लोग काम करते हैं। गैर मराठी कंपनियां यहां पर काम करती हैं। मुंबई में 1000 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के दफ्तर हैं, जिनमें बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे जेपी मॉर्गन से लेकर एक्सेंचर, गूगल और अमेजॉन जैसी कंपनियां। क्या इन कंपनियों में मराठी भाषा बोलना अनिवार्य है? क्या इन कंपनियों के जो ग्लोबल सीईओज हैं, इन कंपनियों का जो सीनियर मैनेजमेंट है, ये सारे लोग वही हैं जो मराठी बोलते हैं? आज हम उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे से कुछ सवाल जरूर पूछेंगे। क्या ये दोनों भाई मराठी बोलने वालों से ये कहने की हिम्मत दिखा सकते हैं कि उन्हें अब इस प्रकार की मल्टीनेशनल कंपनियों में काम नहीं करना चाहिए जहां गैर मराठी भाषा में काम हो रहा है, जिनके मालिक मराठी नहीं हैं, जिनके मालिक मराठी नहीं बोल पाते? क्या ऐसी फैक्ट्रियों में अब मुंबई के और महाराष्ट्र के लोग काम नहीं करेंगे जिन फैक्ट्रियों के मालिक मराठी नहीं हैं और मराठी भाषा नहीं बोलते? मुंबई हिंदी सिनेमा के निर्माण का केंद्र है, बॉलीवुड। क्या ये दोनों भाई ये कह सकते हैं कि मराठी लोग अब हिंदी फिल्मों में काम नहीं करेंगे और ना ही हिंदी फिल्मों को देखने के लिए थिएटर में जाएंगे, ना टीवी पर देखेंगे? क्या दोनों भाई मराठी लोगों को ये शपथ दिला सकते हैं कि अब महाराष्ट्र में रहने वाले मराठी बोलने वाले लोग आज से सिर्फ मराठी खाना ही खाएंगे, उन्हें अब विदेशी खाना नहीं मंगाना होगा? क्या उन्हें पिज्जा, बर्गर और पास्ता जैसे विदेशी खानों का अब त्याग कर देना चाहिए? घर में मराठी बोलनी है लेकिन खाने के लिए एक विदेशी कंपनी से ऑनलाइन पिज्जा भी ऑर्डर करना है। क्या यह सही है? क्या उद्धव और राज ठाकरे मराठियों से ये कह सकते हैं कि अब वो क्रिकेट देखना बंद कर दें? क्योंकि भारतीय टीम और मुंबई इंडियंस की टीम में सारे खिलाड़ी मराठी बोलने वाले नहीं हैं। क्या वो ये मांग करेंगे कि अब से मुंबई इंडियंस में सारे खिलाड़ी वही होंगे जो मराठी बोलते होंगे? क्या दोनों भाई मराठी लोगों से ये कह सकते हैं कि उन्हें विदेशी सामान का अब बहिष्कार कर देना चाहिए और सिर्फ उसी कंपनी का सामान खरीदना चाहिए जिसे मराठी बोलने वाले लोगों ने बनाया हो, जिसका निर्माण मराठी लोग कर रहे हों? आप कल्पना कीजिए कि अगर भाषा के नाम पर इसी तरह की लड़ाई दिल्ली में होने लगे, पंजाब में होने लगे, चंडीगढ़ में होने लगे, पटना में होने लगे, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में होने लगे, मध्य प्रदेश की राजधानी में होने लगे, राजस्थान की राजधानी में होने लगे और शहरों में होने लगे, तो फिर इस देश का क्या होगा? अगर देश के दूसरे राज्यों में मराठी वर्सेस हिंदी की तरह वहां की अपनी भाषाओं के लिए भी लड़ाई लड़ी जाने लगे, बंगाल में भी ये होने लगे, पश्चिम बंगाल में बंगाली भाषा के लिए होने लगे, कर्नाटक में कन्नड़ के लिए होने लगे, जो कि होता भी है कई बार, दूसरे राज्यों में भी ऐसा हो जाए, तमिलनाडु में तमिल के लिए होने लगे, तो फिर
इस देश भारत का क्या होगा? भारत की अस्मिता के लिए लड़ने वाले लोग कहां जाएंगे? और ऐसे में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे क्या करेंगे? मराठी बोलने वाले जो लोग देश के दूसरे हिस्सों में काम करने के लिए आ रहे हैं, फिर उनका क्या होगा? इसलिए आज देश की एकता को राजनीतिक हितों से ऊपर रखने की बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि अगर जातियों के बाद अब भाषा के आधार पर भी हमारे समाज का बंटवारा शुरू हो गया तो ये लड़ाई पूरे देश के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। ये लड़ाई हमें बहुत महंगी साबित होगी। आखिर में हम यही कहना चाहेंगे कि हो सकता है शिवसेना को, उद्धव ठाकरे को और राज ठाकरे को बीएमसी का चुनाव जीतना हो सकता है कि स्थानीय चुनावों में अपना प्रदर्शन बेहतर करना हो सकता है अस्तित्व की लड़ाई लड़नी हो, लेकिन इसके लिए आम लोगों को क्यों परेशान किया जा रहा है? एक पूरे के पूरे शहर को बंधक क्यों बनाया जा रहा है? और इसके लिए हमारे देश का नुकसान क्यों हो रहा है? हमारे समाज का नुकसान क्यों हो रहा है? ये बड़ी बात है। क्या अपनी राजनीति देश से ऊपर है? क्या अपनी राजनीति देश के लोगों से ऊपर है? क्या अपनी राजनीति देश के हितों से ऊपर है? और क्या अपनी राजनीति भारत से ऊपर है, राष्ट्रवाद से ऊपर है, इस देश से ऊपर है? ये आज तय करना है भारत के लोगों को भी और मुंबई और महाराष्ट्र के लोगों को भी। अब थोड़ी देर के लिए आपको देश से बाहर लेकर चलते हैं और एक पुरस्कार के बारे में बताते हैं। ये ऐसा पुरस्कार है जिसका सपना सब देखते हैं। इसलिए अब हम डिकोड करेंगे कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नोबेल शांति पुरस्कार पाने के लिए इतने बेचैन क्यों हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने राष्ट्रपति ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार देने के लिए नॉमिनेट किया है। आज व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इसका ऐलान किया और नेतन्याहू ने कहा कि मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित करने के लिए ट्रंप की कोशिशों के बाद उन्हें यह पुरस्कार मिलना चाहिए और इजराइल और प्रधानमंत्री नेतन्याहू उन्हें इस पुरस्कार के लिए नॉमिनेट कर रहे हैं और बाकायदा एक चिट्ठी लेकर आए हैं और यह चिट्ठी आज उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप को दी। जरा देखिए इस वीडियो में। So I want to present to you, Mr. President, the letter I sent to the Nobel Prize Committee. It's nominating you for the Peace Prize, which is well deserved, and you should get it. Thank you very much. This I didn't know. Wow. Thank you very much. Thank you. Coming from you in particular, this is very meaningful. Thank you very much, baby. Thank you. Thank you for everything you're doing. Thank you. It's a great honor. Thank you. तो अब देखिए राष्ट्रपति ट्रंप कितने खुश हुए उस चिट्ठी को देखकर। और यह चिट्ठी प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने नोबेल पुरस्कार देने वाली कमेटी को लिखी है अपनी तरफ से कि अमेरिका के राष्ट्रपति को नोबेल शांति पुरस्कार इस बार का दिया जाए और इजराइल इस बात की सिफारिश करता है। अब सोचिए, इजराइल से पहले इजराइल के कट्टर दुश्मन पाकिस्तान ने भी 20 जून को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए राष्ट्रपति ट्रंप के नाम की सिफारिश की थी। इजराइल और पाकिस्तान एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन ट्रंप को इस पुरस्कार के लिए नॉमिनेट करने के लिए ये दोनों विरोधी देश भी एक साथ आ गए। अब राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान सहित कई देशों के बीच युद्धों को रुकवाया है और ट्रंप खुद को मास्टर पीस मेकर यानी एक शांति दूत मानते हैं और उन्होंने ये साफ कर दिया है कि वो नोबेल शांति पुरस्कार पाना चाहते हैं, ये उनकी दिली इच्छा है। अब आपको ये बताते हैं कि क्या ये दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है और राष्ट्रपति ट्रंप इस पुरस्कार को लेकर इतने बेचैन क्यों हैं। आखिर इस पुरस्कार में क्या है? क्या ये दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है? तो इसका जवाब है हाँ। एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि नोबेल शांति पुरस्कार दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार है और इस पुरस्कार की जो सॉफ्ट पावर होती है वो बहुत ज्यादा है।
इसकी प्रतिष्ठा बहुत ज़्यादा है। ये एक बहुत बड़ा सम्मान माना जाता है और नोबेल शांति पुरस्कार दुनिया के सबसे सम्मानित और प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है। इस पुरस्कार से दुनिया भर में किसी की भी पहचान बनती है, सम्मान मिलता है और यह उन लोगों या संस्थाओं को दिया जाता है जिन्होंने शांति, अहिंसा और मानवता के लिए कोई असाधारण काम किया हो। किसी व्यक्ति या संस्था को यह पुरस्कार मिलने के बाद उनकी पहचान और भी ज़्यादा प्रभावशाली हो जाती है। सब लोग कहते हैं यह बहुत ही प्रभावशाली पुरस्कार है। हो सकता है कोई व्यक्ति या संस्था इस पुरस्कार के लिए सिर्फ नॉमिनेट भी अगर हो जाए और आखिर में जीत ना पाए तो भी इसे बहुत बड़ा सम्मान माना जाता है। यानी अगर कोई नॉमिनेट भी हो जाता है कोई व्यक्ति इसके लिए तो भी उस नॉमिनेशन को भी एक बहुत बड़ा सम्मान माना जाता है। हालांकि इस पुरस्कार को दिए जाने की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से पारदर्शी नहीं है। नॉर्वे की संसद 5 लोगों की एक कमेटी बनाती है और इस कमेटी का कोई चुनाव नहीं होता और ना ही ये किसी चुनाव के आधार पर यह पुरस्कार देती है और इसमें दुनिया के दूसरे देशों का कोई प्रतिनिधि भी शामिल नहीं होता। यानी ये कुल मिलाकर नॉर्वे की अपनी संस्था होती है और नॉर्वे की अपनी कमेटी होती है और नॉर्वे की जो संसद है वो तय करती है कि इस कमेटी में कौन 5 लोग होंगे और वो 5 लोग किसे ये पुरस्कार दे देंगे। इसकी जो प्रक्रिया है वो बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं है। अब आपको बताते हैं कि नोबेल शांति पुरस्कार देने की प्रक्रिया क्या है। किसी भी व्यक्ति या संस्था को नोबेल शांति पुरस्कार देने की प्रक्रिया बहुत ही गोपनीय होती है। यहां तक कि नामांकन की सूची को भी अगले 50 वर्षों तक सीक्रेट रखा जाता है। हर वर्ष 31 जनवरी तक नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकन भेजे जा सकते हैं और कुछ खास लोग या संस्थाएं ही इस पुरस्कार के लिए अपना नॉमिनेशन भेज सकते हैं। किसी भी देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वहां के सांसद और मंत्री किसी व्यक्ति या संस्था को इस पुरस्कार के लिए नॉमिनेट कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सदस्य भी किसी का नामांकन कर सकते हैं। दुनिया की जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं उनके प्रोफेसर्स और उनके कुछ पदाधिकारी भी किसी को इस पुरस्कार के लिए नॉमिनेट कर सकते हैं। महिलाओं की इंटरनेशनल लीग फॉर पीस एंड फ्रीडम के कुछ सदस्यों को भी नॉमिनेट करने का अधिकार है। नोबेल शांति पुरस्कार के पूर्व विजेता और उन संस्थाओं के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिन्हें नोबेल शांति पुरस्कार पहले मिल चुका है वो भी किसी का नामांकन कर सकते हैं और नोबेल समिति के वर्तमान और पूर्व सदस्यों के अलावा पूर्व सलाहकार भी किसी को नॉमिनेट कर सकते हैं। हालांकि इनके अलावा सोशल मीडिया पर किसी भी व्यक्ति या संस्था को नॉमिनेट नहीं किया जा सकता। आम लोग ये नॉमिनेशन नहीं कर सकते। नोबेल शांति पुरस्कार के लिए किसी भी व्यक्ति को नॉमिनेट किया जा सकता है और इसके लिए कोई नियम या कानून नहीं है। नॉर्वे की संसद एक 5 सदस्यों की नोबेल कमेटी को नियुक्त करती है जो तमाम नॉमिनेशंस पर विचार करती है और इन सदस्यों के फैसले को लेकर कभी कोई जांच नहीं हो सकती, कोई सवाल नहीं किया जा सकता और कहीं भी कोई अपील नहीं की जा सकती। यानी अगर किसी को पुरस्कार दिया गया है, नहीं दिया गया है, यह फैसला इस कमेटी का अंतिम फैसला है और इस फैसले को कहीं भी कोई चुनौती नहीं दी जा सकती, ना ही इससे सवाल पूछा जा सकता है। हमारे देश में तो आप जानते हैं RTI है, आप RTI डालकर कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन इस कमेटी को कोई सवाल का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इस कमेटी में वोटिंग के जरिए विजेता तय किया जाता है और फिर अक्टूबर में नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता का नाम घोषित होता है। अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से नॉमिनेशन की चिट्ठी लिखवाने के बाद क्या राष्ट्रपति ट्रंप को यह पुरस्कार मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे? तो नोबेल कमेटी केवल वैध नामांकनों को ही स्वीकार करती है। पुरस्कार के लिए किसी का चुनाव करते समय यह नहीं देखती कि किसी के पक्ष में कितना प्रचार किया जा रहा है या कितने बड़े बड़े लोगों ने नॉमिनेट किया है। यानी बार बार नॉमिनेट करने से राष्ट्रपति ट्रंप को नोबेल पुरस्कार मिलने के चांसेस बढ़ेंगे नहीं, चाहे वो दुनिया के कितने भी बड़े से बड़े लोगों से अपना नॉमिनेशन करवा लें, चिट्ठियां लिखवा लें, इससे उनके चांसेस में कोई वृद्धि नहीं आएगी। लेकिन हाँ, सोशल मीडिया पर शोर मचेगा, दुनिया भर में हेडलाइंस बनेंगी और उन्हें लगता है कि शायद जो कमेटी है नोबेल पुरस्कार की उस पर कोई दबाव पड़ जाएगा। अब आपको बताते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को हम हमेशा अहिंसा और शांति का पुजारी कहते हैं, लेकिन उन्हें कभी भी नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिला। लेकिन अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को मिल गया। दुनिया भर में महात्मा गांधी को शांति का मसीहा कहा जाता है। महात्मा गांधी को वर्ष 1937, 38, फिर 39 और फिर 1947 में नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था
और वर्ष 1948 में उनकी हत्या से कुछ दिन पहले भी उन्हें इस पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया था। लेकिन 5 बार नामांकन किए जाने के बावजूद महात्मा गांधी को यह पुरस्कार नहीं दिया गया। महात्मा गांधी को यह पुरस्कार न मिलने की एक वजह यह बताई गई कि वर्ष 1960 तक नोबेल शांति पुरस्कार ज्यादातर अमेरिका और यूरोप के लोगों को ही मिलता था। और यह भी हो सकता है कि नॉर्वे की सरकार ने जानबूझकर महात्मा गांधी को यह पुरस्कार न दिया हो, क्योंकि ब्रिटेन उस वक्त दुनिया की एक महाशक्ति था और शायद नॉर्वे की सरकार महात्मा गांधी को नोबेल शांति पुरस्कार देकर ब्रिटेन की सरकार से अपने संबंध बिगाड़ना नहीं चाहती थी। हालांकि वर्ष 1948 में किसी को भी नोबेल शांति पुरस्कार नहीं दिया गया था उस वर्ष का, और तब नोबेल की कमेटी ने कहा था कि कोई भी जीवित व्यक्ति इस पुरस्कार के लायक नहीं पाया गया, और उस समय नोबेल कमेटी के नियमों के मुताबिक मरणोपरांत यह पुरस्कार नहीं दिया जाता था। हालांकि महात्मा गांधी के ही बताए गए अहिंसा के रास्ते पर चलने वाले अमेरिका के नागरिक अधिकार आंदोलन के नेता मार्टिन लूथर किंग जूनियर को वर्ष 1964 और दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला को वर्ष 1993 में यह पुरस्कार जरूर दिया गया। इससे पहले मदर टेरेसा को वर्ष 1979 और हमारे देश के सामाजिक कार्यकर्ता कैलाश सत्यार्थी को भी यह पुरस्कार 2014 में मिल चुका है। साथ ही दलाई लामा और बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर इस समय जो हैं मोहम्मद यूनुस, उन्हें भी यह पुरस्कार मिला है। इनके अलावा संयुक्त राष्ट्र और यूरोपियन यूनियन के साथ एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी संस्था को भी यह पुरस्कार मिल चुका है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को 2009 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और लोगों के बीच सहयोग को मजबूत करने के असाधारण प्रयास के लिए यह पुरस्कार मिला, और राष्ट्रपति बनने के कुछ महीनों के बाद ही ओबामा को यह पुरस्कार मिल गया था। और अब अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति ट्रंप की सबसे बड़ी दुखती रग यही है। सोचिए, उस समय अमेरिका अफगानिस्तान और इराक में युद्ध लड़ रहा था, इसके बावजूद बराक ओबामा को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। राष्ट्रपति ट्रंप कई बार इसे लेकर बयान दे चुके हैं और उन्हें यह बात बड़ी चुभती है कि ओबामा को यह पुरस्कार मिल गया और उन्हें नहीं मिला। Obama got a Nobel Peace Prize and he didn't even do, he said, why did I get it? He had no idea. It was immediate as soon as he walked into office practically. He didn't do anything. What I've done is incredible. The Abraham Accords alone. अब आपको ये बताते हैं कि इस नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कैसे हुई। यह ऐसा पुरस्कार जिसका सब सपना देखते हैं, दुनिया के बड़े से बड़े नेता, वैज्ञानिक, लेखक, सबको यह पुरस्कार शायद सपने में आता है। ट्रंप दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं, लेकिन वो भी इस पुरस्कार के लिए कितने बेचैन हैं। तो इसकी शुरुआत ऐसे हुई कि डायनामाइट के आविष्कारक एल्फ्रेड नोबेल ने इस पुरस्कार की स्थापना की, और उन्हीं के नाम पर यह पुरस्कार है नोबेल पुरस्कार। डायनामाइट एक विस्फोटक होता है जो युद्ध में भी इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से लाखों लोगों की जान अब तक जा चुकी है, क्योंकि ये विस्फोट में काम आता है। और आपको याद होगा, हमने एक बहुत मशहूर तोप खरीदी थी, बोफोर्स तोप। तो बोफोर्स तोप को बनाने वाली कंपनी एबी बोफोर्स के मालिक भी यही एल्फ्रेड नोबेल हैं, जिनके नाम पर ये शांति का पुरस्कार दिया जाता है। लेकिन ये बनाते हैं मौत का सामान, यानी हथियार। एक बार फ्रांस के एक अखबार ने गलती से एल्फ्रेड नोबेल की मौत की खबर छाप दी, जबकि मौत उनकी नहीं बल्कि उनके भाई की हुई थी। लेकिन गलती से अखबार ने छाप दिया कि एल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हो गई है, और उस खबर में एल्फ्रेड नोबेल को नाम दिया गया मर्चेंट ऑफ डेथ, यानी मौत का सौदागर कहकर उन्हें पुकारा गया। उनके नाम के साथ लिखा गया था कि ये मौत का सौदागर थे। और अपने नाम के साथ लगी इस पहचान से एल्फ्रेड नोबेल बड़े निराश हुए, बड़े परेशान हुए, और उन्हें लगा कि पूरी दुनिया मुझे मौत के सौदागर के तौर पर देखती है, मेरी ये पहचान नहीं होनी चाहिए, और अब मैं अपने जीते जी अपनी इस पहचान को बदलूंगा। और उन्होंने तय किया कि अब से वो दुनिया में शांति के लिए काम करेंगे। इसके बाद नोबेल पुरस्कार की स्थापना उन्होंने की, और इस पुरस्कार के लिए उन्होंने लगभग अपनी पूरी संपत्ति इस ट्रस्ट को दान में दे दी थी। तो यह है नोबेल पुरस्कार की कहानी, आपको बड़ी दिलचस्प लगेगी। अब आपको एक और बड़ी खबर आज की बताते हैं।
भारतीय वायुसेना के रफाल फाइटर जेट्स के बारे में फैलाई जा रही फेक न्यूज़ को आज हम आपके लिए डिकोड करेंगे, इसकी पोल खोलेंगे। पिछले कुछ घंटों से, कुछ समय से भारत का सबूत गैंग लगातार सेलिब्रेट कर रहा है, खुशियां मना रहा है, सोशल मीडिया पर बड़ी बड़ी बातें लिख रहा है, क्योंकि फ्रांस में रफाल फाइटर जेट बनाने वाली कंपनी दसों के सीईओ का अभी एक बयान आया था, जिसमें उन्होंने ये कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत का एक रफाल विमान मार गिराया गया था और इसके अलावा भारत के कुछ और विमान भी इस दौरान मार गिराए गए, ऐसा दसों के सीईओ ने कहीं बयान दिया। इस खबर के बाद भारत के सबूत गैंग के जो चेहरे हैं वो खिल गए। ऐसा लगा जैसे उनकी मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई। एक के बाद एक उन सब ने सोशल मीडिया पर दसों के सीईओ का नाम लिखकर ये लिखना शुरू कर दिया कि अब हमें पता चल गया, सबूत मिल गया कि नहीं, वाकई में भारत के फाइटर जेट्स पाकिस्तान ने गिराए हैं। और एक तरीके से ये सारे लोग तालियां बजाने लगे और इन्हें लगा कि अब तो इन्होंने भारतीय सेना को पकड़ लिया, अब तो इन्होंने भारत की सरकार के गले पर अपना हाथ डाल दिया, अब इनकी बात साबित हो गई, जैसे कि ये यही ही चाहते थे। लेकिन आज हमारे पास इस सबूत गैंग के लिए एक बुरी खबर है, जिससे ये जो इनका जश्न मन रहा है ये ख़त्म हो जाएगा। और वो बुरी खबर इनके लिए ये है कि दसों ने ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय विमान गिराए जाने की खबर का पूरी तरह से खंडन किया है। दसों ने कहा है, इस कंपनी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में रफाल के इस्तेमाल के बारे में दसों के सीईओ ने किसी भी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं की है और इस कंपनी के सीईओ ने, इस कंपनी के मैनेजमेंट ने कहीं भी ये बात नहीं कही है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के कुछ फाइटर जेट्स को मार गिराया गया है, रफाल जो भारतीय वायुसेना का प्लेन है उसे मार गिराया गया है, ऐसा उन्होंने कहीं नहीं कहा है। और जो लोग इस बात को कह रहे हैं वो मिसकोट कर रहे हैं और फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। आपको याद होगा, इससे थोड़े दिन पहले ही फ्रांस की एक खुफिया रिपोर्ट आई थी, जिसके मुताबिक चीन के विदेशी दूतावासों ने रफाल फाइटर जेट की छवि खराब करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरा प्रोपेगेंडा फैलाया। ये चीन का प्रोपेगेंडा था। और चीन क्या चाहता था? चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा है। चीन और पाकिस्तान चाहते थे कि दुष्प्रचार करके दुनिया को ये बताया जाए कि भारतीय वायुसेना फेल हो गई, हमने भारतीय वायुसेना के रफाल फाइटर जेट्स को मार गिराया, जिससे दुनिया के हथियारों के बाजार में चीन ये बता सके कि रफाल का जो फाइटर जेट है वो बहुत कारगर नहीं है, ये कमज़ोर है और दुनिया के दूसरे देशों को अब रफाल से नहीं बल्कि चीन से नए फाइटर जेट्स खरीदने चाहिए। तो ये हथियारों की दुनिया में जो राजनीति होती है, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की जो मंशा होती है, ये उसके लिए प्रोपेगेंडा चल रहा था जो चीन चला रहा था और उसके साथ था पाकिस्तान।